Hello, students. The chapter today which I am going to discuss with you is रूलिंग द कंट्री साइड. ये एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है. इस चैप्टर में हम आगे की कहानी देखेंगे. बैटल ऑफ बक्सर के बाद किस तरीके से कंट्री साइड या इंटीरियर एरियाज को ब्रिटिशर्स ने रूल करा. यहाँ पर हमको ये जानना ज़रूरी है कि कंपनी जब स्टार्टिंग में इंडिया आई थी, ये बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग का काम करना चाहती थी. प्रॉफिट मेकिंग, बिजनेस से ज़्यादा पैसा कमाना इनका काम था. अब बैटल ऑफ पलासी, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब उन्होंने मुगल, अवध और बंगाल की कंबाइंड फोर्सेस को हरा दिया, तो मुगल एम्परर शाह आलम टू प्रेशराइज हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी देने के लिए. दीवानी का यहाँ पे मतलब है द रेवेन्यू राइट्स, कि बंगाल में अब टैक्स कलेक्शन का जो 100% राइट है वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा, जिससे कि उनके पास रेवेन्यू के सोर्सेज जब आ जाएंगे तो अब उन्हें सोने चांदी में बिजनेस नहीं करना पड़ेगा. उनके पास अच्छा खासा पैसा होगा जिससे कि वो अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल बना सकते हैं. लेकिन ये रेवेन्यू कलेक्शन क्या इतना इजी होने वाला है? लेट्स सी क्या क्या चीज़ें ब्रिटिशर्स को आगे जाके फेस करनी पड़ी. तो देखिए, रेवेन्यू कलेक्शन इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो सिस्टम ब्रिटिशर्स ने सेटअप करा उसके कारण पीजेंट्स प्रॉब्लम में आ रहे थे और एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा था, जिससे कंपनी को भी रेवेन्यू बहुत अच्छा नहीं मिल रहा था. ठीक है, तो बेसिक कहानी यही है कि उसके आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कुछ किया. सो इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं. बहुत जल्दी ब्रिटेन में, सॉरी बंगाल में क्राइसिस आया 1770 में, जहां पर फेमाइन हुआ और 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई, जिससे ब्रिटिशर्स को ये समझ में आया कि हमें एग्रीकल्चर, रेवेन्यू सिस्टम और एग्रीकल्चर की कंडीशंस को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो क्या किया इन्होंने ऐसा? तो 1773 में पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट बनने के बाद उन्होंने एक एग्रीकल्चर के लिए रेवेन्यू सिस्टम तैयार करने की कोशिश करी, और फाइनली सबसे पहले उन्होंने परमानेंट सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट लागू करा. इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि परमानेंट सेटलमेंट लागू किसने करा? क्राउन वैलिस. ठीक है, चार्ल्स कॉर्नवालिस के टाइम पर परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ 1793. तो देखिए, इस चैप्टर में हमको जो 3 रेवेन्यू सिस्टम्स है उनके बारे में पढ़ना है, और अगला जो टॉपिक है इंडिगो प्लांटेशन के बारे में पढ़ना है कि इंडिगो प्लांटेशन इंडिया में कैसे आया और क्या लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस, इंडिया के लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस उसके फेस करने पड़े, और इंडिगो रिवॉल्ट. तो पहले क्लियर कर दूं, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमें 2 चीज़ें पढ़नी है. पहला चीज़ है द 3 रेवेन्यू सिस्टम अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, एंड सेकेंड पोर्शन डील्स विद द इंडिगो प्लांटेशन. तो देखिए, परमानेंट सेटलमेंट में क्या है. तो परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आया. अब परमानेंट जैसे नाम से क्लियर है, तो यहाँ पे जो टैक्सेस थे तो वो बहुत लंबे समय के लिए फिक्स हो गए. देखिए, जब स्टार्टिंग में ये सिस्टम लागू हुआ तो इन्होंने रैशनलाइज नहीं करा ज़मीनों को, कि कोई ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल है तो उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा हो, उसके ऊपर रेवेन्यू ज़्यादा हो, या कोई ज़मीन बंजर है या कोई ज़मीन इनफर्टाइल है तो उसके ऊपर रेवेन्यू कम हो. ये टैक्सेस फिक्स कर दिए गए. अब इन टैक्सेस का कलेक्शन कौन करेगा? तो ज़मींदारी का सिस्टम नॉर्थ इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल था, तो ज़मींदार इन सब चीज़ों को ये देखते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे गवर्नमेंट के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और उनको टैक्स पे कर दिया करते थे. तो जो मुख्य बातें हैं परमानेंट सेटलमेंट की, आपको ये ध्यान रखना है. 1793 में आया था, चार्ल्स कॉर्नवालिस इसको लेकर के आए थे, रेवेन्यू बहुत लंबे समय के लिए फिक्स कर दिया गया था, और फ्यूचर में भी ये बढ़ने वाले नहीं थे. ठीक है, जिससे कंपनी को ये इंश्योर हो जाए कि उसको रेगुलर इनकम मिलते रहे. अब टैक्स कलेक्शन का काम दिया गया ज़मींदारों को, तो ज़मींदार टैक्स कलेक्शन भी करेंगे, साथ में ज़मीन को इम्प्रूव भी करेंगे, लैंड को फर्टाइल रीजेनिवेट करने के का भी काम करेंगे, जिससे कि लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन हो. पर क्या सब कुछ स्मूथ जा रहा था? ऐसा नहीं था. वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आ रही थी. तो पहली बात तो समस्या तो ये थी कि जब आपने लैंड रेवेन्यू बहुत लंबे समय के लिए फिक्स कर दिया, तो उससे ये समस्या आ रही थी कि जिन एरियाज़ में फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ से ब्रिटिशर्स को एज़ एक्सपेक्टेड उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिल रहा था.
और जो ज़मीनें अनफर्टाइल थी, वहाँ पर ज़मींदार जो थे वो पीसन्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन का उनके ऊपर दबाव था, जिससे पीजेंट्स अपना रेवेन्यू भी नहीं चुका पाते थे। उनके पास बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र्स या खाद या ज़मीन को मैन्योर डालने के लिए उनके पास पैसा नहीं बच पाता था। अब हुआ ये कि 9th सेंचुरी में सिचुएशन बदली, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, लेकिन दिस मेंट एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द ज़मींदार बट नो गेन फॉर द कंपनी। अब देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि टैक्स कलेक्शन फिक्स था 20 सालों के लिए, ठीक है, आगे के पीरियड के लिए, लेकिन ज़मींदार की इनकम बढ़ गई लेकिन कंपनी की इनकम फिक्स रही उन एरिया से जो कि फर्टाइल थे। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी कंपनीज को इस सिस्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो सिस्टम लेके आए वो था महलवारी सिस्टम। नाउ महल जैसे नाम से क्लियर है, इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड महल इज ए रेवेन्यू एस्टेट विच मे बी ए विलेज और अ ग्रुप ऑफ महल। तो देखिए, पंजाब में महल का मतलब होता है विलेज। तो इस सेटलमेंट में क्या किया गया, इस रेवेन्यू सिस्टम में ये किया गया कि पहली चीज़ आपको याद रखनी कि हॉल्ट मैकेंजी ने ये डिवाइस किया था सिस्टम 1822 में, और पंजाब के जो विलेजेस थे, छोटे छोटे विलेजेस, उनको महल कहा जाता है। ठीक है, तो इनको अब देखिए, इस सिस्टम को सुधारने के लिए पहले पूरे अच्छे तरीके से सर्वे किया गया, मेजरमेंट किया गया, लैंड रिकॉर्ड्स की जानकारी रखी गई, कस्टम्स को समझा गया, वहाँ का ओल्ड ट्रेडिशन को समझा गया, और फाइनली गांव को डिवाइड कर दिया गया महल के हिसाब से, और वहाँ पर टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी दी गई विलेज हेडमैन को। ओके, तो अलग क्या किया इसमें, अलग ये किया कि अब प्रॉपर सर्वेइंग हुई, ज़मीन की गुणवत्ता को जानकर, ज़मीन की कैपेबिलिटी को देख करके मेजरमेंट किया गया, और अब रेवेन्यू इसमें फिक्स कर लिया गया महलवारी सिस्टम में। और जहां पर पहले जिम्मेदारी थी ज़मींदार के ऊपर में, अब जिम्मेदारी आ गई विलेज हेडमैन के ऊपर में। तो दिस वाज द महलवारी सिस्टम। द लास्ट रेवेन्यू सिस्टम दैट वाज द मुनरो सिस्टम या रायतवाड़ी सिस्टम। तो देखिए, अलेक्जेंडर रीड ने एक छोटे से एरिया में, साउथ इंडिया के एरिया में, जो टीपू सुल्तान के समय पर उन्होंने जीता था, उस एरिया में ये सिस्टम लागू करा। और उनका मानना ये था कि डायरेक्ट हम किसी बिचौलिए या मिडिल मैन को ना रखते हुए, जैसे कि विलेज हेडमैन है, ज़मींदार है, उनको ना रखते हुए डायरेक्ट पैसे का बेनिफिट, डायरेक्ट जो टैक्स कलेक्शन है वो हम रायत से करें। यानी रायत मीन्स वहाँ के जो लोकल पीसन्स हैं, लोकल फार्मर्स हैं, उनसे करें, क्योंकि वहाँ पे ओल्ड ज़मींदारी का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। लुक एट द पिक्चर, क्योंकि आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो इस तरीके से थॉमस मुनरो की आपको फोटो भी दिखाई जा सकती है और पूछा जा सकता है हु इज़ ही। तो थॉमस मुनरो की पिक्चर भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, इस सिस्टम को एक्सटेंसिव वे में थॉमस मुनरो ने पूरे इंडिया में, सॉरी, पूरे साउथ इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिया। और the settlement, they argued, had made directly with the cultivators who had tilled the land for generation. Their field had to be carefully separated, surveyed before the revenue assessment was made. तो डायरेक्ट कलेक्शन किया जाए किससे, फार्मर से, ताकि फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सके अपने फार्म्स के लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन की एक्सपेक्टेशन रखते थे, जिसकी वजह से हुआ यूं कि रायट्स अपना ज़मीन छोड़ करके भागने लगे, गांव डेजर्टिफाइड हो गए, वो शहरों में, छोटे छोटे शहरों में बसने लग गए। याद रखिए, यही समय था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में तो हो चुका था, लेकिन इंडिया और ईस्ट एशिया के एरियाज़ में भी इसका थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा था। तो ये सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया गया। बेसिक प्रॉब्लम यही थी कि रेवेन्यू की जो एक्सपेक्टेशंस थी ब्रिटिशर्स की, बहुत ज़्यादा हाई थी, और ज़मीन पे उतना ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा था। तो दीज वर द 3 रेवेन्यू सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, द क्रॉप फॉर यूरोप। अब यूरोप के लिए कौन सी क्रॉप हो गई, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये कुछ कपड़े का काम है। दोनों ही कपड़े के काम में देखिए, आप कलमकारी देखें या मॉरिस कॉटन प्रिंट देखें, इसमें एक कलर आपको बहुत
इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ ब्लू कलर। ओके, अब ये ब्लू कलर कहाँ से आया? तो ये ब्लू कलर आया है इंडिगो से। ठीक है, तो इंडिया में अब जो ब्रिटिशर्स केवल पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंडिया में कमर्शियल एग्रीकल्चर शुरू करा। जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन जब डेवलप हुआ, तो उनके यहाँ कॉटन की मिल्स इस्टेब्लिश हुई। उनको अच्छा वाला डाई, अच्छा वाला कलर इंडिया से चाहिए था, और वो केवल इंडिगो से ही मिल सकता था। साथ में उन्होंने ओपीएम की भी खेती इंडिया में करनी शुरू करी। Okay, now let's see the next topic. Why the demand for Indian indigo? तो इंडियन इंडिगो की डिमांड कैसे बढ़ी? तो देखिए, जनरली इंडिगो जो है वो एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। वो एक ऐसे एरिया में बहुत अच्छे से हो सकती है जहाँ पर कम से कम 6 से 8 महीने गर्मी होती हो, अच्छी बारिश होती हो, और लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो। ओके, सो इंडिया में ऐसा कंडीशंस ऑलरेडी थी। अब इंडिगो का एक सब्स्टिट्यूट भी है, उसका नाम आप याद रखें, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वुड्स। ठीक है, वुड। तो पूरा का पूरा इंडिगो इंडिया से नहीं आता था या बाहर के अलग एरिया से नहीं आता था, उसका सब्स्टिट्यूट भी ब्रिटेन में ऑलरेडी मौजूद था। अब देखिए, इंडिगो में जैसे जैसे पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ, कॉटन मिल आनी शुरू हुई, कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अलग अलग देशों ने अलग अलग जगह से इंडिगो को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, अलग अलग दुनिया के अलग अलग पार्ट से। लेकिन कुछ समय बाद कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया, और याद रखिए ये जो समय था, इस समय में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन, नेशनलाइजेशन और नेशनलिज्म के रेवोल्यूशंस भी चल रहे थे। हम बात करें अमेरिकन कॉन्टिनेंट में और यूरोप में, तो इस समय उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं पूरी हो पा रही थी कॉटन डायर की, जो कि जितनी उन्हें ज़रूरत थी। एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के एंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिगो की डिमांड ग्रो करनी शुरू करी इंडिया से, और इंडिया में उन्होंने प्लांटर्स को भेजा। यहाँ पे प्राइवेट प्लांटर्स भी आए और गवर्नमेंट प्लांटर्स तो थे ही, जिन्होंने इंडिया के फार्मर्स को प्रेशराइज करा ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो उगाने के लिए, और इंडिया में सप्लाई इसकी पूरी करने के लिए। इंडिगो के अलावा अलग हम देखें क्या क्या प्लांटेशन शुरू हुआ, जिसके लिए लेबर्स को एंडेंजर्ड लेबर बना करके बाहर भी ले जाया जाता था। और इंडिया में कॉफ़ी, शुगर केन, टबैको, टी एंड कॉटन की भी खेती ब्रिटिशर्स ने शुरू करी। देखिए, पूरा कमर्शलाइज तरीके से एग्रीकल्चर हो चुका है। नाउ ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, फेसिंग विद द राइजिंग डिमांड फॉर द इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन looked इंडिया फॉर वे टू एक्सपैंड द एरिया अंडर इंडिगो। अब कंपनी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी इंडिया से, तो कुछ डेटास को अगर आप देखेंगे तो 1788 में केवल 30% इंडिया से इंपोर्ट किया जाता था, जो कि 1810 में केवल 22 ईयर्स में 95% हो गया। अब इंडिगो से कंपनी ऑफिशियल्स को भी बहुत ज़्यादा जॉब मिली, कई सारे लोग इंडिया में आकर के सेटल हो गए इंडिगो प्लांटर्स का, क्योंकि मौके का फ़ायदा हर कोई उठाना चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे पैसा कमाया जा सके। अब देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि स्लेव रिवॉल्ट भी सेम टाइम शुरू हुआ है, जो कि एक कारण है इंडिगो की कमी, जो कि ब्रिटिशर्स को महसूस हुई, और उन्होंने इंडिया में इसकी खेती करना शुरू करा। ठीक है, तो लेट्स बैक टू अवर टॉपिक दैट हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड। अब इंडिगो कैसे कल्टीवेट किया जाता था? तो इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए दो सिस्टम कंपनी ने शुरू करे, दैट इज निज एंड रायती। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज निज। तो निज का बेसिक सीधा मतलब है कि प्लांटर्स डायरेक्ट अपने ही खेत खरीद करके उसमें प्लांटेशन करेंगे। ठीक है, इसमें उनको रेंट में लैंड लेकर के या अपना खुद की ज़मीन में प्लांटेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इंडिगो केवल फर्टाइल ज़मीन में ही उगाया जा सकता था। अब ज़मीनें हिंदुस्तान की जो फर्टाइल एरिया में गंगा यमुना वैली या गंगा यमुना प्लेन्स या ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में हैं, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं। ठीक है, अब सेम टाइम पे जब राइस की कल्टीवेशन होती है तो प्लॉग्स की ज़रूरत, मैन्योर की ज़रूरत और लेबर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो उस समय लेबर्स
जब राइस के फील्ड में काम कर रहे हों तो इंडिगो के फील्ड में वो काम करने नहीं आ सकते हैं, यानी कमी पड़ जाती है प्लॉग्स की, लेबर्स की और मैन्यूअर की। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन सब के सामने आ रही थी। और दूसरी प्रॉब्लम है फर्टाइल लैंड की। ओके, तो ये कुछ समस्याएं थी निज कल्टीवेशन से रिलेटेड। अब यहाँ पर आप कुछ डेटा देखें कि 1 बीघा ज़मीन को प्लॉग करने के लिए कम से कम 2 प्लॉग की ज़रूरत होती थी। तो इट मीन्स अगर किसी प्लांटर्स के पास में 1000 बीघा ज़मीन है तो उसको 2000 प्लॉग्स चाहिए, और इतने ज़्यादा प्लॉग्स लेना संभव नहीं था उस समय पर। दूसरा, प्लॉग्स को मेंटेन करना, इन इन फैसिलिटीज़ को मेंटेन करना भी इतना आसान नहीं था। सो लास्ट में टिल द late 19th century, the planters were therefore reacted to expand their area under the niche cultivation. Less than 25% of the land produced indigo was under this सिस्टम। तो प्लांटर्स भी परेशान थोड़ा सा हो गए इस खेती से रिलेटेड, क्योंकि इसको मेंटेन करना और इसके लिए प्रॉपर सप्लाई बहुत मुश्किल था। तो प्लांटर्स ने अब केवल 25% ही लैंड उन्होंने इसके लिए यूज़ करा इंडिगो के लिए। देखते हैं रायती का सिस्टम क्या है। तो अंडर द रायती सिस्टम, द प्लांटर्स फोर्स टू राइट टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट सट्टा। एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेजर्स हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट इन द बिहाफ ऑफ द रायत। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था। कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करता था? हेडमैन, विलेज का हेडमैन। किसके बिहाफ में? रायट्स। रायट्स यानी प्लांट जो लोकल पीजन्स हैं उनके बिहाफ में साइन कर देते थे। अब इनको मिलता था कैश एडवांस में, साथ में कैश जो लोन मिलेगा वो कम ब्याज पर मिलेगा। अब जो लोन कम ब्याज पर मिलेगा तो इनके साथ कॉन्टैक्ट यही होता था कि एटलीस्ट ये लोग 25% एरिया में अपना जो है इंडिगो उगाएंगे, और जब सेलिंग की बारी आएगी तो बहुत सस्ते में अपने इंडिगो को वापस से सेल करेंगे। तो देखिए, पैसा दे रहे हैं लो इंटरेस्ट ऑफ रेट पर, और प्रेशर और कॉन्ट्रैक्ट भी यही है कि सेल करना है बहुत ही कम पैसों में। तो यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं किस तरीके से इंडिगो की प्लांटेशन लोग कर रहे हैं। इंडिगो की कटिंग के लिए बहुत ज़्यादा लेबर्स की यहाँ पे ज़रूरत आपको दिख रही होगी। अब हम इस तस्वीर में देखें तो ये है इंडिगो से डाई बनने की प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे फर्मेंटिंग वैट आपको दिख रहा होगा, बीटर वैट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब ये वैट्स क्या है? तो बेसिकली ये जो वैट है ये वो जगह है जहाँ पर उबाला जाता है, बॉईल किया जाता है, आप फर्मेंट किया जाता है इंडिगो को। तो पहली वैट में जब फर्मेंट किया जाता है तो वेस्ट मटेरियल को, स्लग जो वेस्ट लीव्स हैं उनको सेपरेट कर देते हैं। फिर वेट, फर्मेंटेड वेट के बाद ये जाता है बीटर वेट में, जहाँ पे बीटर वेट में देख रहे हो इस तरीके से एक आदमी जो बॉईल होता हुआ इंडिगो है। अब पहले वाले फर्मेंटिंग वेट से पूरी तरीके से फर्मेंट बॉईल होने के बाद वहाँ से पत्ते अलग कर दिए हैं और अब केवल स्लगिश मटेरियल बचा है। तो इस तरीके से ये डंडे से उसको कॉन्टीन्यूसली स्टेयर किया जाता है, घुमाया जाता है पेडल से, और ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है। और फाइनली जो थर्ड वेट में इसको जाता है, इस सिटलिंग वेल्ट इसे कहते हैं, इसमें इसे ये जाता है और जो मटेरियल बच गया है और जो सॉलिड मटेरियल उसके बाद बच जाता है उसको सुखा करके प्रेशराइज करके ड्राई करके भी सेल किया जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस है इंडिगो की प्रोडक्शन की। नाउ लास्ट टॉपिक जो हमारे सामने है कि दैट ब्लू रेबिलियन, यानी इंडिगो का रिवॉल्ट या इंडिगो रिवॉल्ट के कारण, और इंडिगो रिवॉल्ट क्यों किया गया। When the crop was delivered to the planter after the harvesting, a new loan was raised to the riot and the cycle started all over again. Plant peasants who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was. The prices they got the indigo they produce were very low. अब देखिए, यहीं पर से समस्या शुरू हो जाती है कि लोन का जो साइकिल है, जो डेप्थ साइकिल है, उस डेप्थ ट्रैप में फार्मर पीजन यहाँ पे फंस जाता है। लोन जब लेते हैं तो उन्हें कम ब्याज पे लोन मिलता है, लेकिन जब वो फसल को बेचते हैं
तो उनको उतना उसका रेवेन्यू नहीं मिल पाता कि जिससे वो अपना घर भी चला सकें और लोन को भी चुका सकें और वापस से दोबारा सीड खरीद सकें। ओके, सो ये डेप्थ ट्रैप है एक किस्म से, इसमें प्लांटर्स फंस जाते हैं। और साथ में ही इंडिगो और राइस की खेती साथ साथ में कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इंडिगो जब एक बार इस फर्टाइल खेत में उगा दिया है तो दोबारा से उसकी फसल उसमें राइस उगाना पॉसिबल नहीं होता। तो अब हुआ क्या, इन मार्च 1859 बहुत सारे बंगाल में रायट्स यानी पीजेंट्स ने रेबल स्टार्ट कर दिया और मना कर दिया कि हम लोग नहीं उगाएंगे कोई भी इंडिगो। अब यहाँ पर गौ मास्थास के साथ में जो एजेंट हैं, प्लांटर्स के एजेंट हैं, इनके साथ इनकी लड़ाई होनी शुरू हो गई, फाइट्स होनी शुरू हो गई। और इनके साथ में कुछ बाउंसर्स लठियाल्स भी होते थे, इनके साथ में इनकी लड़ाइयाँ शुरू होने लगी। गौ मास्टर्स जनरली एक एजेंट है प्लांटर्स के, जो इनको बीज सप्लाई करने का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का काम करते हैं, और गौ गौ मास्टर्स एक किस्म से जिम्मेदार होते हैं रायत से काम करवाने के लिए। अब देखिए इस रायट्स का रीजन क्या था, कैसे ये जमींदार सॉरी पीजेंट्स इकट्ठा हो पाए, आवाज उठा पाए इस प्लांटेशन के अगेंस्ट। तो जनरली इस केस में क्या हो रहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो विलेज हेडमैन या जमींदार साइन करता था गांव वालों के बिहाफ में, लेकिन जो जमींदार और विलेज हेडमैन हैं उनको खुद कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे नहीं हो रहा है, इसलिए जमींदार और विलेज हेडमैन्स ने ही इसकी शुरुआत करी। और गांव के पीजेंट्स को भी ये लगा कि जब अब हमारे साथ में जमींदार और विलेज हेडमैन्स भी हैं तो हम इस रिवॉल्ट को बहुत बड़े एक्सटेंट पे कर सकते हैं। अब क्योंकि इससे 2 साल पहले ही 1857 में फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा सा इससे डर सी गई थी, या कह सकते हैं कि वो और ज़्यादा रिवॉल्ट नहीं झेलना चाहती थी। तो इसका नतीजा क्या निकला, तो द लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर्ड द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859। द रायट्स ऑफ द टूर एज अ साइन ऑफ द गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट, बट in Barsat, the magistrate Ashley Eden issued a notice stated that the riot would not be compelled to accept the Indigo contract. Word went around that Queen Victoria had declared that Indigo need not be sown. Eden was trying to placate the peasants and control the explosive situation, but his action was read as a support for the rebellion। तो देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने विजिट करा एशले एडन ने, और एक एक नोटिस जारी करा जिसमें क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड की रानी थी, याद रखिए 1857 के रिवॉल्ट के बाद में अब कंपनी का रूल इंडिया पे नहीं है, डायरेक्ट इंग्लैंड की रानी का रूल है। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया कि अब इंडिया में किसी को भी प्रेशराइज नहीं किया जाएगा रिवॉल्ट के लिए, जिससे कि वहाँ के लोगों को और ज़्यादा गुस्सा होने से और रिवॉल्ट करने से रोका जा सके। एज अ रेबेलियन रिवॉल्ट, द इंटेलेक्चुअल फ्रॉम कोलकाता rushed into the Indigo district. They wrote a misery of the riots and tyranny of the planters and horror of the Indigo system. Worried by the rebellion, the government brought in a military to protect the planters from assault and set up Indigo Commission to inquire into the system and indigo production. The commission held the planter guilty and criticized them for the coercive method they use with the indigo cultivators. It declared that the indigo production was not profitable for Riot. The commission asked Riot to fulfill their existing contract, but also told them they they could refuse to produce indigo in फ्यूचर। तो बाद में देखिए कमीशन सेटअप हुआ, कमीशन ने गिल्टी पाया और लोगों को इंसाफ भी मिल गया फाइनली कि अब वो लोग किसी भी तरीके से इंडिगो की प्लांटेशन करने के लिए प्रेशराइज नहीं है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स।